को नमस्कार। आज हम गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व, मूल्य, लक्ष्य और स्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। गृह व्यवस्था प्रक्रिया में हमें कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं और ये निर्णय जो होते हैं कुछ कारकों के द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से बिल्कुल अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है। इन्हीं शक्तियों को मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहा जाता है। व्यवस्थापन का भी मुख्य उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यवहारिकता प्रदान करना होता है। गृह व्यवस्थापन के इस प्रकार 3 मुख्य कारक हैं और इन्हीं को हम सरल शब्दों में मूल्य, लक्ष्य और स्तर कह सकते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनमें मूल्य क्या है। तो मूल्य हमेशा अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या होते हैं? मूल्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। ये एक निश्चित वस्तु होती है जिसे प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति इच्छा रखता है। अब आते हैं स्तर क्या है? यह एक तुलना का आधार होता है। मूल्य और लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक स्थूल और व्यवहारिक होता है। ठीक है, ये हुए हमारे मूल्य, लक्ष्य, स्तर, जो कि गृह व्यवस्थापन के मुख्य प्रेरक तत्व हैं। अब इन प्रेरक तत्वों को हम अलग अलग विस्तृत चर्चा में लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम मूल्य को लेते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि मूल्य बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं। ये मानवीय व्यवहारों को प्रेरित करने वाले प्रमुख प्रेरक होते हैं। ये जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। बिना मूल्य के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता, न ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मूल्य व्यक्ति के जीवन के प्रेरक बिंदु होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक तत्व होते हैं और यही तत्व जो है मूल्य होते हैं। मूल्य निर्णय, विवेचन और विश्लेषण का मुख्य आधार होते हैं, अर्थात निर्णयों का विवेचन करने में और विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। ये व्यक्ति की रुचियों और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मूल्यों का निर्माण करना और उन्हें सुरक्षित रखना होता है। यह उसकी संस्कृति है। यदि इसे वह सुरक्षित नहीं रखता तो समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी संस्कृति को खो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान होता है। इसी से उसे सुख, शांति और संतोष मिलता है। मूल्य ही उसे आगे बढ़ने, सोचने, समझने और तर्क करने के लिए और कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य एक जैसे हों। हालांकि मूल्य जो होते हैं उसके बिना व्यक्ति का कोई आधार नहीं होता या जीवन मूल्य का कोई अर्थ ही नहीं होता। स्पष्ट रूप में अगर हम परिभाषित मूल्य नहीं रखते तो प्रभावशाली व्यवहार का निर्णय भी असंभव होता है। यथार्थ में मूल्य कार्य करने की विधियों और नीतियों और लक्ष्यों के चयन को नियंत्रित करने वाली और व्यक्त करने वाली अवांछनीय धारणा है। वर्तमान समय में अलग अलग दर्शन शास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री ने और कई विद्वानों ने मूल्यों को काफ़ी महत्व दिया है और इनके मूल्य के अभिप्राय को इन्होंने अपने अपने तरीक़ों से स्पष्ट भी किया है और परिभाषित भी किया है। और इनके अनुसार मूल्य को अगर हम परिभाषित करते हैं तो सर्वप्रथम हम लेविस ममफोर्ड के अनुसार इसको परिभाषित करके देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मानव का प्रमुख प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना, उन्हें संरक्षित करना है। यही चीज़ सभ्यता को अर्थ प्रदान करती है। इन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने पर अंत में जीवन
की सार्थकता प्राप्त होती है। मतलब ये है कि लेविस मॉमफोर्ड कहते हैं कि मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? मूल्यों को बनाना है, उन्हें संरक्षित करना है, और यही इनका गुण जो है उनकी सभ्यता को अर्थ देता है। और इस प्रक्रिया की में अगर वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनके जीवन को सार्थकता भी मिलती है। फिर निकोल डॉर्सी ने भी इसे परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। यही न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने हेतु आधार भी प्रदान करते हैं तथा इनमें एक गुण होता है जिससे कि वह विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक को मूल्य कहते हैं। ये न्याय, विवेचन और विश्लेषण को आधार देते हैं और इनमें ये गुण होता है कि कई विकल्प आपके सामने हैं, उनके मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक सही विकल्प का चयन करो। ठीक है, आया आपको ये डेफिनेशन समझ में। अब हम आगे फ्लेविन के शब्दों में मूल्यों को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि समस्त मूल्य जो होते हैं वो मानवीय होते हैं। व्यक्ति ही उसका सृजन एवं मूल्यांकन करता है और उसका उपभोग भी करता है। मिड मार्केट ने इसे फिर से परिभाषित किया और कहा कि मूल्य जो होते हैं व्यक्ति और समाज दोनों को परिभाषित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियाँ बनाता है और उन्हीं मनोवृत्तियों के आधार पर अपने व्यवहार को प्रभावित करती है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं मूल्य जो है व्यक्ति के जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला एक उत्प्रेरक कारक है जिसका सृजन व्यक्ति स्वयं करता है और मानवीय व्यवहारों और कार्यों को इसके द्वारा नियंत्रित करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उसका विकास होता है, वह अपने लक्ष्यों को पाने में सफल भी होता है। परंतु इसका उद्देश्य सदैव प्राणी की भलाई, सेवा और कल्याण से होना चाहिए। इसके अभाव में मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस तरह से मूल्य क्या है? व्यक्तिगत हैं, उनके अनिश्चित हैं, आत्मगत हैं, समय के अनुसार परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो इन सब गुणों के आधार पर हम मूल्यों की कुछ विशेषताएं की चर्चा करते हैं। जो मूल्य की अगर हम विशेषता देखते हैं तो ये परिवार, समाज, धर्म, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक आदि कारणों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न संस्कृति के लोगों के जीवन मूल्य भी अलग अलग होते हैं। फिर भी इन मूल्यों में एक निश्चित समानता होती है या विशेषता होती है जो सभी के लिए समान होते हैं और इसी के आधार पर मूल्य की कुछ विशेषताएं होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम मूल्य देखते हैं कि मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, अर्थात मूल्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है और वो जो ग्रहण करता है उसी के लिए मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। मूल्य स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, अर्थात दोनों ही प्रकार के होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा, सफलता वास्तविक मूल्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये स्थायी होते हैं, परंतु कुछ मूल्य अस्थायी होते हैं। इनका परिवर्तन जो होता है बहुत धीमा होता है जिसका कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों में पर जो परिवर्तन होता है उसका हमें पता ही नहीं चलता। बहुत समय बाद हमें दिखाई देता है कि मूल्य परिवर्तित हुए। जैसे दादी और पोती के मूल्यों में परिवर्तन हो जाए या माँ बेटी के मूल्यों में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो होते हैं मूल्य ऐच्छिक भी होते हैं, हमें संतुष्टि प्रदान करने वाले भी होते हैं। मूल्य स्व के निर्माण में भी सहायक होते हैं और विकास करने की योग्यता भी मूल्यों में होती है। मूल्य की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। मूल्य उन्हीं मनुष्य जो होता है वो उन्हीं मूल्यों को
महत्व देता है या अपनाता है, जिन्हें वह अधिक पसंद करता है। ठीक है ना, अपन भी उन्हीं चीज़ों को चाहते हैं या अपन उन्हीं चीज़ों को अपना आदर्श या मूल्य बनाते हैं जिन्हें हम मानते हैं या हमारा मन कहता है। मूल्य निर्देशात्मक भी होते हैं, ये व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्य से किसी परिवार, समाज और राज्य की संस्कृति को हम पहचान भी सकते हैं। मूल्य जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, उत्प्रेरणा देता है, व्यवहार को नियंत्रित करता है, अभिवृद्धि का निर्माण और विकास में सहायक होते हैं। मूल्य धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। और इस कारण क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के मूल्यों को अपनाता है। जिनको वो अधिक अपनाता है वह उसके लिए धनात्मक होते हैं, और जिन्हें वो छोड़ता है, त्यागता है या जो उन्हें गलत लगते हैं वह ऋणात्मक होते हैं। मूल्यों को हम नाप भी सकते हैं, उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। हाँ, गणात्मक विधि से इसे मापना बहुत मुश्किल होता है, परंतु गुणात्मक विधि से इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं इसमें ये मूल्य अधिक है या कम है, ये अच्छा है या बुरा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। इस तरह से हम मूल्य को नाप सकते हैं। मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल और परिस्थिति के अनुसार ये अधिकतर बदल भी जाते हैं। मूल्य को हम जैसा कि कहते हैं कि ये व्यक्तिगत होते हैं, इसके कारण कोई भी व्यक्ति में एक समान मूल्य नहीं होते। मतलब दो व्यक्ति अगर एक साथ बैठा है तो उसके मूल्य एक समान हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में अगर बच्चा पलता है फिर भी उसके मूल्य अलग अलग होते हैं। इसी कारण विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने, विद्वानों ने मूल्यों को अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी विचारधाराओं से प्रेरित होकर भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अच्छा, अब हम आते हैं मूल्यों के वर्गीकरण पे। मूल्यों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम मूल्यों का वर्गीकरण उनके प्रभुत्व के आधार पर करेंगे। तो मूल्य को हम उसके प्रभुत्व के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और साधनात्मक मूल्य, और दूसरा होता है आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। अब सर्वप्रथम हम आंतरिक मूल्य को देखते हैं। व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण जो होते हैं वह आंतरिक मूल्य में आते हैं। इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और वांछनीय होते हैं। मैकी ने आंतरिक मूल्य को परिभाषित किया और कहा, घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वृद्धि तथा उनका आंतरिक मूल्य ही है। मतलब घर की स्थिति में, जैसी भी उसकी स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की अगर स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहते हैं, उसका आंतरिक मूल्य। रीमान ने भी इनको परिभाषित किया और कहा कि आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ये आवश्यक भी होते हैं। जैसे कला के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति रुचि और भाई बहन के प्रति प्रेम है, ये सब क्या है, एक प्रकार के आंतरिक मूल्य होते हैं। हम अब आते हैं साधनात्मक मूल्य। जैसे कि हमने कहा था आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य। तो आंतरिक मूल्य तो क्या होते हैं, व्यक्ति का एक प्राकृतिक गुण होता है और वो व्यक्ति के अंदर होते हैं। और साधनात्मक मूल्य क्या होते हैं, यह अन्य मूल्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, इसलिए इसे हम लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। आंतरिक मूल्य की प्राप्ति के लिए यह एक साधन की तरह कार्य करते हैं। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता से, निपुणता से संपन्न अगर करते हैं तो वह साधनात्मक मूल्य है। शिल्प विज्ञान
संबंधित रुचियाँ और संतुष्टि ये किसी का उदाहरण है। कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जिसमें आंतरिक और साधनात्मक दोनों ही मूल्यों के गुण विद्यमान होते हैं, जैसे कला है, खेल है, आराम है, स्वास्थ्य है। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण को निर्देशित भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य। ठीक है, मतलब आंतरिक मूल्य एक प्राकृतिक गुण है और साधनात्मक मूल्य क्या है, अन्य मूल्यों को या अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब होते हैं आदर्शात्मक मूल्य। या ये वो मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इन्हें सृजन के समय गलत, उचित, अनुचित, सत्य, असत्य का ध्यान रखा जाता है। इनकी जो जड़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में गहराई तक पाई जाती है। किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी तरह का की सफलता प्राप्त करना, ये उनका एक तथ्यात्मक मूल्य है। तो किसी के जीवन में ईमानदारी, सत्य, निष्ठा या आदर्शात्मक मूल्य है जिससे वो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहता। तो ये क्या हुआ, आदर्शात्मक मूल्य, जो कि क्या होते हैं, नैतिकता पर आधारित होते हैं और इन्हें बनाने में व्यक्ति सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि को ध्यान में रखता है। फिर दूसरा होता है तथ्यात्मक मूल्य। ये वे मूल्य होते हैं जो व्यवस्थित एवं ऐच्छिक होते हैं तथा मुख्यतः व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। इनका अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना आदि ये क्या है, तथ्यात्मक मूल्य है। प्रभुत्व के आधार पर इन मूल्यों के वर्गीकरण से ये स्पष्ट होता है कि आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा अधिक उच्च होते हैं। मतलब आंतरिक मूल्य जो है साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा अधिक उच्च होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्यों की अपेक्षा अधिक उच्च होते हैं। तो ये आज हमने प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण देखा। अब हम कल आगे जो वर्गीकरण है वो पाकर के अनुसार उनकी चर्चा